हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। अपन लोग वेक्टर्स पढ़ रहे थे बेटा, और वेक्टर्स के अपन ने मेरे 5 लेक्चर्स के अंदर मैंने पूरी वेक्टर्स की थ्योरी कंप्लीट करी। अब अपन वेक्टर्स के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं और सभी टाइप्स के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। और प्लीज़ जितने भी तरह के न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ डैट इज़ इनफ। मैंने उसके हर एक टाइप्स के न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के काम में आएगी, क्योंकि आपको बता चुका हूँ वेक्टर इज़ अ लैंग्वेज। तो इसको मैं लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे अपन यूज़ करेंगे। तो अपन न्यूमेरिकल्स चालू कर रहे हैं, तो बिल्कुल बेसिक से चालू कर रहा हूँ। आपको पता होगा मैंने जब अपने जो लेक्चर्स थ्योरी के कराए उसके अंदर भी कुछ एग्जांपल्स हर एक टॉपिक के देता रहा, तो वहाँ पर भी कुछ न्यूमेरिकल्स कराए, बहुत बेसिक से न्यूमेरिकल्स। पर यहाँ पर अपन सारे टिपिकल ढंग से कैसे बन सकते हैं वो भी सब कुछ देखेंगे अपन न्यूमेरिकल्स, है ना। तो सबसे पहले अपन न्यूमेरिकल बिल्कुल शुरुआत के डेफिनेशन से ही चालू कर रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूँ तो अपन सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट देख रहे हैं कि गिव example of polar vector, polar and axial vector। तो आपको क्या बताई थी मैंने डेफिनेशन दो टाइप्स की। तो मैंने बताया था कि वेक्टर को जो डिफरेंशिएट किया गया है पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर के लिए क्या एग्जांपल दिए थे मैंने, जिनके स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड पोलर वेक्टर। जिनके कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उन वेक्टर्स को अपन बोलते हैं पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स। सो पोलर वेक्टर का एग्जांपल क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से तो चालू करते हैं अपन कि हमारे होम से अपन मार्केट गए, तो दैट इज फॉर स्टार्टिंग पॉइंट कि हम होम से गए थे, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्सियल वेक्टर का क्या एग्जांपल दिया था, तो एक्सियल वेक्टर जो किसी एक्सियल के चारों तरफ रोटेट करते हो, किसी एक्सियल के चारों तरफ रोटेट करते हो, वो फिजिकल क्वांटिटीज। इसके एग्जांपल बात करूं स्टार्टिंग पॉइंट वाले, तो फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया। घर से हम किसी एक्सेलरेट करते हुए गाड़ी से बाहर निकले, मैंने घर से बाहर गए, वैसे फोर्स हो गया, उसका भी एक एप्लीकेशन पॉइंट होता है। तो दैट इज कॉल्ड, जिनके स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड पोलर वेक्टर। और जो किसी एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करती हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज, उनके लिए अपन ने क्या यूज करे गए, एक्सियल वेक्टर्स नाम दिए गए। उनके एग्जांपल्स क्या थे, वैसे तो जो टारगेट बैचेस में उनको तो पता है, तो दैट इज कॉल्ड टॉर्क हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गई, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, टॉर्क हो गया। तो दैट इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। जो किसी एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करती हैं जो क्वांटिटीज, उनको अपन लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर। तो दैट इज द एग्जांपल्स। एक बार वापस रिपीट करा कि किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी अपन को। ठीक बेटा, नेक्स्ट देख रहे हैं अपन लोग, है ना। तो नेक्स्ट देख रहे हैं द फ्लाइट ऑफ। ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है, ये समझाने के लिए, क्योंकि मैं एडिशन लॉ पे ही अपन क्वेश्चन चालू कर रहे हैं स्टार्टिंग में, और फिर उसका टफेस्ट पार्ट भी देखेंगे किस तरह से बनते हैं एम्स या नीट लेवल पर। फ्लाइट ऑफ बर्ड, और या मैं बोलूं स्लिंग, बेस्ड ऑन पैरेललोग्राम समझते हैं बेटा, है ना। पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ट्रायंगल बोलूं चाहे पैरेललोग्राम लॉ बोलूं, बात बराबर है क्या। उस लॉ पर ये बेस्ड है क्या, फ्लाइट ऑफ बर्ड या स्लिंग जो मूव करती है, गुलेल, दैट इज कॉल्ड गुलेल, स्लिंग मीन्स बेस्ड है क्या पैरेललोग्राम पर। तो जरा चेक कर लेते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं तो यस, दोनों ही उस पर बेस्ड हैं। अब किस तरह से बेस्ड है, तो एक डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना, कि कैसे बेस्ड हैं। स्लिंग मीन्स एक्सिलरी, तो आप समझ ही गए थे। तो सपोज करो मैं एक बर्ड बनाता हूँ, सपोज लाइक दिस, एक बर्ड क्रिएट करता हूँ, और ये बर्ड्स के विंग्स हैं जस्ट लाइक दिस, है ना। बर्ड्स का वन विंग्स, सेकेंड विंग, है ना, ये लेग्स मान लें आप उनके। अब ये करता क्या है, बर्ड्स फ्लाइट करने के लिए जो एयर होता है उसको नीचे फोर्स एक्सर्ट करता है। मीन्स कुछ इस तरह से इसने फोर्स अप्लाइड किया होगा, जस्ट लाइक दिस। इसने ऐसा फोर्स अप्लाइड करा इस विंग से, ये विंग नंबर 1 मान लें, विंग नंबर 2 मान लें, और इस विंग से भी एयर को नीचे फोर्स लगाया होगा, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑन एयर। एयर पर फोर्स लगाया होगा। तो 9th क्लास आप जानते हैं एवरी एक्शन हैज़ ए रिएक्शन। तो उस समय होगा क्या, पहले तो ये कहीं ना कहीं ये कुछ इस तरह से जो ये पॉइंट्स होंगे वो कोई इस जगह पर मिक्स करेंगे। मीन्स मैंने फ्लाइट ऑफ स्लिंग और इसका बता रहा हूँ पैरेललोग्राम को वो भी करते नहीं करते। तो जब इन्होंने
एयर पे फोर्स एक्सर्ट करा होगा नीचे की तरफ, तो जो एयर थी उसने भी तो एक फोर्स एक्सर्ट करा होगा, एक्शन का रिएक्शन मीन्स इस फोर्स का रिएक्शन दिया होगा और इस फोर्स का रिएक्शन दिया होगा। अब ये दो कोई पर्टिकुलर एंगल्स पर हो गए तो बीच में एक रिजल्टेंट आ गया ना, जिस रिजल्टेंट ने इसको अप कर दिया, जिस भी डायरेक्शन से रिजल्टेंट बना रही थी उसी हिसाब से वो लोग उड़ रहे थे वो लोग बर्ड्स। तो इट इज़ मीन्स दैट इज ऑल भी, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे डॉटेड करता हूँ तो ये दिख रहा है ना बेटा, कुछ हद तक ये कैसा दिख रहा है आपको, पैरेललोग्राम लॉ हो गया ना ये, जो अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा समझा, उसमें न्यूमेरिकल्स भी कराए, तो मैंने डैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन पैरेललोग्राम लॉ। वैसे ही अगर मैं बात करूं, जो मैंने अभी स्लिंग बोला कि स्लिंग मीन्स गुलेल कुछ इस तरह से होती है बेटा अपनी। अब इसके ऊपर आपको पता है कि दो थ्रेड्स बंधे हुए रहते हैं अपने पास कुछ इस तरह से, अपने पास यहाँ पर कोई चीज़ अपन ने स्टोन या कोई चीज़ लगाई होती है किसी को मारने के लिए या कोई चीज़ गिराने के लिए, बर्ड्स वर्ड्स को भगाने के लिए। तो अगर इसको भी अपन बात करें कि अपन ने इसको जब स्ट्रेच करा तो एक्चुअल में इनमें टेंशन आ गई थी, मैंने मीन्स दैट इज कॉल्ड फोर्स ही बोल सकते हैं, पर उसको टेंशन बोल रहा हूँ, तो दैट इज कॉल्ड F1 F2 या प्रॉपर वर्ड बोलता हूँ जिससे आगे भी याद रहे, क्योंकि जब स्ट्रिंग्स आती है तो हम टेंशन रिड्यूस करते हैं। टेंशन इज ऑल्सो फोर्स, T1 एंड T2 ये भी एक पर्टिकुलर किसी एंगल्स पर लग रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट बीच में आ गया ना बेटा, इस तरह से रिजल्टेंट चला गया ना। मैं अगर डॉटेड में कुछ इस तरह से डिनोट करता हूं तो दैट इज ऑल्सो कुछ हद तक ट्राइंगल लॉ जैसा बन गया हमारे पास। तो इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन, जो स्लिंग है इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन पैरेललोग्राम लॉ या ट्राइंगल लॉ पर बेस्ड है। ठीक बेटा, है ना। तो जस्ट एक एग्जाम्पल के थ्रू दिए कि मैं प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज हो रहे हैं इनके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको एडिशन लॉ का कुछ सिंपलेस्ट तरीका बताया था रिजल्टेंट निकालने का, तो वो देख रहे हैं अपन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सम ऑफ टू वेक्टर्स, और टू वेक्टर्स मैग्नीट्यूड की फॉर्म में दे रखे, मीन्स मान लें 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन, और अपन को कुछ ऑप्शंस दिए गए, जैसे सपोज करो एक ऑप्शन दिया गया 4 न्यूटन, एक ऑप्शन दिया गया 8 न्यूटन, एक ऑप्शन दिया गया 2 न्यूटन और एक ऑप्शन दिया गया अपन को 12 न्यूटन, और अपन से बोला गया कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो आपको पता है रिजल्टेंट का तो बहुत बड़ा फॉर्मूला था ना, मीन्स बहुत बड़ा मीन्स रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला अपन ने देखा था, a² + b² + 2ab cos थीटा, और इस बेस पर एंगल के साथ साथ रिजल्टेंट की वैल्यूज चेंज हो रही थी, पर मैंने दो वैल्यूज आपसे बोला था परफेक्टली याद रखें। सबसे पहले मैक्सिमम, अगर मैं इन दोनों का मैक्सिमम फोर्स निकालूं मीन्स a + b करता हूं, दैट इज कॉल्ड, आपको पता है मैक्सिमम सेम डायरेक्शन में होता है, तो मीन्स 10 + 6 = 16 न्यूटन हो जाता। और अगर इसका मैं मिनिमम फोर्स निकालता तो दैट इज कॉल्ड a - b, अलग अलग एंगल के लिए मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज हैं, तो 10 - 6 = 4 न्यूटन। इट मीन्स जो भी इनका सम होगा वेक्टर्स का वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा ना, तो इट मीन्स जो हमारे आंसर होते सम के जो आंसर होते, सम का मतलब आप जानते हो ना, इस तरह का सम करना, कि वेक्टर सम पूछा है और वेक्टर सम के लिए वेक्टर अप्लाइड करेंगे ना, वेक्टर सम का फॉर्मूला, तो वो अप्लाइड करा, तो वो मैक्सिमम और इसके बीच में तो लाई करेगा, मीन्स 16 से छोटा या 16 के बराबर, और या फिर 4 न्यूटन के बराबर या 4 से बड़ा न्यूटन के बराबर होगा। तो इसमें सारे आंसर लाई करेंगे 4 और 16 के बीच में बेटा। तो 4 और 16 के बीच में 4 तो पॉसिबल है, 8 भी पॉसिबल है इनके बीच में, 2 पॉसिबल नहीं है, 12 भी पॉसिबल है, तो विच कांट बी पॉसिबल, कौन सा पॉसिबल नहीं था, तो दैट इज कॉल्ड सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बाकी सारे ऑप्शन पॉसिबल थे किसी न किसी एंगल्स पे अप्लाइड करने पर, क्योंकि जो भी आंसर होते हैं इनके बीच में लाई करते हैं, दैट इज इनफ। मैंने पहले भी वहां पर समझाया था ये एग्जांपल। ठीक बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं अपन। तो अपन एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल ले रहे हैं जिसको बेसिकली याद भी रखें तो अच्छा होगा, है ना। इफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड देयर रिजल्टेंट, जिनका रिजल्टेंट है इज ऑल्सो इक्वल टू आइदर फोर्स, किसी भी एक फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर है, मीन्स
जो दो वेक्टर्स हैं वो भी इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और जो उनका रिजल्टेंट है वो भी किसी एक के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो इसको पहले तो डायग्राम के थ्रू समझा दूं कि जो अपन रिजल्टेंट एडिशंस लॉ पर चल रहे हैं, रिजल्टेंट की बात हो रही हो तो कहीं ना कहीं हमको रिजल्टेंट के फॉर्मूले से लगाने हैं। तो दैट इज मीन्स मैं ये ए ले लूँ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना ले रहा हूँ ए, बी का मैग्नीट्यूड कितना ले रहा हूँ एक्स, मैंने दोनों का एक्स ले लिया जो इक्वल मैग्नीट्यूड बोले थे। जो रिजल्टेंट आंसर आया है दैट इज ऑल्सो तो देन फाइंड एंगल बिटवीन देम। यहाँ पर मतलब है ये ए और बी के अंदर एंगल कितना है ये फाइंड आउट करना होगा कि हम किसी पर फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, दो फोर्सेस अप्लाइड कर रहे हैं, उनका रिजल्टेंट भी वही आया जो तो आप जानते हो अलग अलग आता है, पर वो भी सेम आ गया किसी एक के। तो वो एंगल था क्या, कैसे अप्लाइड किया गया था फोर्स, अपन ने कहीं ना कहीं फॉर्मूला लगाया। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को मेन जो फॉर्मूला उस पर अप्लाइड करता हूँ आर इजिकल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, अगर इस पर अप्लाइड करता हूँ तो डेट इज मीन्स मैं इसका स्क्वायर भी हाथों हाथ कर दूँ, वी कैन टेक स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो आर की जगह क्या रख दूँ एक्स का स्क्वायर, इसकी जगह एक्स का स्क्वायर, इसकी जगह भी एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर बोलूँ तो एक्स कॉस थीटा, ये वैल्यू आ गई। समझ रहे ना, स्क्वायर रूट दोनों बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी तो मीन्स डेट इज को स्क्वायर आता और इस पर से रूट हट जाता। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाकी अंदर की टर्म्स पर वैसे की वैसे लिख दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ तो ये एक्स स्क्वायर है, ये वाली दोनों टर्म्स तो ऐड हो जाएंगी, बट ये जो कॉस थीटा के साथ अटैच्ड है वो तो ऐड नहीं हो सकती ना बेटा इसके अंदर। तो 2x स्क्वायर कॉस थीटा। अब आप थोड़ा सिंपल ढंग से कर देता हूँ, सपोज करो इसको उधर ले गए तो आप जानते हो इसको जब मैं उधर ले जाऊँगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इधर की तरफ आ रहा है 2x स्क्वायर कॉस थीटा। तो माइनस का रहा तो इसमें कितने बच्चे माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर कॉस थीटा, इसको नीचे ले जाता तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होता, कॉस थीटा की वैल्यू आती -12। और आपको ट्रिक क्या बता रखी थी मैथमेटिकल टूल्स के अंदर, स्पेशली नेट के लिए, नेट लेवल स्टूडेंट्स के लिए, कि पहले आप जिस वैल्यू को जानते हैं उसको लिख दें। तो यू रिमेंबर लाइक दिस कॉस 60, तो ये लिख डाला अपन ने। अब माइनस का साइन हटाना हो तो मैंने ऑलवेज क्या बोला है 180 में से माइनस कर दें, तो मैं 180 में से 60 डिग्री को माइनस करता हूँ तो दैट इज कॉल्ड 120 डिग्री और दैट इज द आंसर। इट मीन्स ये जो दो फोर्स अप्लाइड करे गए थे वो कितने डिग्री पे करे गए थे 120 डिग्री पर। दैट इज समहाउ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बात करूँ तो, क्योंकि इस इंपॉर्टेंस की एक बार इंपॉर्टेंट मैंने 2-4 ऐसे क्वेश्चंस हैं हमारे जिसके अंदर अगर ये वैल्यूज पहले ही पता हो कि दो फोर्सेस जब भी 120 डिग्री पे लगेंगे तो उनका रिजल्टेंट भी किसी एक के बराबर होगा, तो इट्स क्वाइट इजी कि वो अपन 120 के बाद फिर जो भी क्वेश्चन में एनएलएम में जो भी दे रखा था उसको अपन सॉल्व कर पाएँ। ठीक बेटा, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट मीन्स ये कुछ इस तरह से लग रहे होंगे फोर्स किसी बॉडी पर लगाएं, तो अगर जब ऐसा होगा कि ये दोनों फोर्स मीन्स जैसे मान लो एक्स एक्स है तो उनका रिजल्टेंट भी अप्रॉक्सीमेटली एक्स ही जा रहा होगा, पर वो जो एंगल होगा डैट इज कॉल्ड 120 डिग्री एंगल। पर ऐसा होगा कि तीनों चीज़ें बराबर हो रही होंगी, दोनों अप्लाइड फोर्स और उनका रिजल्टेंट। नोट डाउन कर लो बेटा, है ना। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, है ना। अब अपन ने एक एंगल का फॉर्मूला देखा था, उसके बेस की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है तो जरा उसको भी देखें अपन। tan अल्फा का फॉर्मूला देखा था तो अपन को दे रखा हो इफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इफ अ रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मेक्स 90 डिग्री एंगल with A, then find angle between A and B. A and B के बीच में एंगल कितना होगा इफ रिजल्टेंट ऑफ A and B मेक्स 90 डिग्री विथ A। अगर जो A और B का रिजल्टेंट है अगर वो A के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो A और B के बीच में कितना एंगल होगा। तो ठीक है, रिजल्टेंट जब भी आएगा रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला हमारे को अप्लाइड करना है। प्रॉपर डायग्राम की जरूरत नहीं है, पर कुछ हद तक कोशिश अभी तो बना रहा हूँ यहाँ पर समझाने के लिए कि अपन को बोला कुछ ऐसा गया है कि एक A है, ये रिजल्टेंट है जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो डैट इज नॉट ए थीटा, ये अल्फा एंगल हो गया हमारे पास, डैट इज कॉल्ड 90 डिग्री। तो इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारा बी आ रहा होगा ना पैरेललोग्राम लॉ से,
तो कुछ इस तरीके डायग्राम की बात कर रहा है हमारे से, और इन दोनों के बीच का एंगल पूछ रहा है, मीन्स दैट इज कॉल्ड थीटा एंगल। थीटा हमारे को फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, अब क्योंकि tan अल्फा दे रखा था तो वे अप्लाइड दैट फॉर्मूला ना, तो अपन ने जो tan अल्फा का फॉर्मूला देखा था, मीन्स जो रिजल्टेंट बनाता है किसी बेस वाले के साथ, उसके लिए फॉर्मूला क्या देखा था, जो इंक्लाइंड होता है उसको अपन ऊपर लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड बी साइन थीटा, और नीचे क्या आ जाता है अपने पास a प्लस बी कॉस थीटा। मैंने कहा था इसको भी रिमेंबर रखना, तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ तो दैट इज कॉल्ड tan 90, और ये सब कुछ ऐसे की ऐसे लिखा हुआ है अपने पास। अब tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, आई होप एवरीबडी नो, इसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फानाइट, tan 90 की वैल्यू। पर मैं tan 90 को अपन और क्या लिख सकते हैं, मीन्स इन्फानाइट को क्या लिख सकते हैं, 1/0। तो मैंने यहाँ पर tan 90 की जगह 1/0 लिख दिया। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो ये तो 1 से मल्टीप्लाइड हो गया और ये 0 से मल्टीप्लाइड हो गया, तो दैट इज कॉल्ड ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 आ गया हमारे पास। तो जब ये a प्लस बी कॉस थीटा बराबर 0 आ गया तो इसका मतलब है कॉस थीटा से ही तो हमने एंगल निकाल देना है। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना आता है, ये टर्म उधर जाती तो -a, और जो इसके साथ अटैच्ड है वो नीचे आ जाता है, दैट इज कॉल्ड आंसर। फिर मैं आपको कुछ पैटर्न बता दिया था कि अपन को जो एंगल्स देना होता है तो कॉस या साइन को अपन जब इधर लेकर आते हैं तो कॉस इनवर्स और ब्रैकेट में माइनस का a/b, दैट इज द आंसर। तो मैंने एक यूज़ बताया, आगे और भी यूज़ आने वाले हैं, पर जब रिजल्टेंट का किसी से एंगल दिया होगा तो हमको कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला अप्लाइड करना होगा। इसकी ट्रिक उस समय थ्योरी में बताई थी कि जो इंक्लाइंड होता है हॉरिजेंटल बना हो उसका साइन थीटा ऊपर रखते हैं और उसी के ही कंपोनेंट्स लिखते हैं ए के साथ अटैच करते हुए, माने बेस वाले के साथ अटैच करते हुए। ठीक, रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे बेटा अपन लोग, है ना। ठीक, if two forces in ratio, two forces in 1:2, two forces है 1:2 and resultant is thrice of first force, then find the applied forces। तो अप्लाइड फोर्सेस कितने होते हैं हमारे पास सॉल्व करने के लिए, तो अपन इसको जब देखें तो इसके अंदर अपन को दे क्या क्या रखा है। तो सबसे पहले हम दो फोर्सेस की नेमिंग कर देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड ए फोर्स की बात करूं तो दैट इज कॉल्ड एक्स कंसीडर कर लूँ, मैंने रेशियो क्वेश्चन कराया था समझाते समय, या एनएलएम में देखे अपन लोगों ने। फिर साथ ही बात करूं कि अपन बी के लिए लेता हूं दूसरे को, तो दैट इज कॉल्ड 2x, दैट इज द वैल्यू। अब अगर अपन बात करें कि जो रिजल्टेंट है इज थ्राइज द फर्स्ट फोर्स, फर्स्ट फोर्स कौन सा था, ये है ना फर्स्ट फोर्स, तो उसका थ्राइज था, इट मीन्स जो रिजल्टेंट था दैट इज कॉल्ड 3x, दैट इज द वैल्यू। अब अपन से बोला क्या गया है, फाइंड द फोर्सेज, रेशियो की जगह एंगल्स ले लेते हैं हम, जो क्वेश्चन में एंगल नहीं दिया, फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, ये बना देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर मैं ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला अप्लाइड करता हूँ तो अपन एंगल्स का फॉर्मूला कैसे निकाल देते हैं, तो अपन इसको कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हैं स्क्वायर के साथ, ए स्क्वायर, और हैबिट होनी भी चाहिए, बार बार में रूट तो अपने प्रैक्टिस के लिए हो गया, जो मैंने थ्योरी में क्वेश्चन कराए थे नहीं तो स्क्वायर के साथ ही लिखे हैं अब आप लोग। तो इसका मतलब है इसकी जगह तो क्या लिख डालूँ मैं, रिजल्टेंट की जगह 3x का होल स्क्वायर, ए की जगह एक्स स्क्वायर, बी की जगह 2x का स्क्वायर प्लस 2x कॉस थीटा, ये अप्लाइड कर दूं। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आप देख रहे हैं इधर ये 9x स्क्वायर हो जाएगा, 9x स्क्वायर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर मीन्स 5x स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 में से गए तो डैट इज कॉल्ड 4x स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर कितना हो जाता 4x स्क्वायर कॉस थीटा, ये हो जाता है ना बेटा, समझ गए ना। 9x स्क्वायर होता, यहाँ पर 4 5 बनते, 9 में से 5 जाते तो कितने बचते 4x स्क्वायर। अब इसको कैंसिल करता हूँ तो आपको दिख रहा है कि जो कॉस थीटा की वैल्यू है इट इज़ इक्वल्स टू 1, और जब 1 आ रही है वैल्यू इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है बेटा, कॉस 0 की वैल्यू हो गई ना,
तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 डिग्री आ गया अपने पास। तो डेट इज़ द आंसर कि अगर ऐसे अप्लाइड था, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड था वो 3x आ रहा था, और वैसे भी दिख रहा है देखो इनका सम का रेशियो 3 मीन्स दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे होंगे, तब ऐसा थ्राइस हुआ होगा। तो डेट इज़ द आंसर, है ना, सिंपल सा था, बस ये रेशियो का थोड़ा पता रहे तो जिस इस तरह से मैंने क्वेश्चन को कर दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा अपन, है ना। ठीक बेटा, नोट डाउन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं दोनों ही फॉर्मूले यूज़ करने वाला हूँ, मीन्स एडिशन का फॉर्मूला भी यूज़ करने वाला हूँ और एंगल का भी फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, दोनों यूज़ कर रहे हैं। तो अपन को अगर दे रखा था कि इफ़ सम मीन्स वो एडिशन ऑफ सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस ए एंड बी कंसिडर कर लें इज 18 न्यूटन एंड देयर रिजल्टेंट is 12 Newton, which makes 90 degree angle with A. Then find magnitude of forces. So force applied कितने हुए थे? Find the magnitude of A and B. ये अपन से बोला कि ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो फाइंड आउट कर दें। तो जरा पहले देख लें दे क्या क्या रखा है। तो सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, जिसका नाम अपन ने ए बी रख दिया या फिर मैंने ए बी दे रखा था क्वेश्चन के अंदर। तो डेट इज मीन अपन कैसे करते हैं, ए प्लस बी, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड का सम दे रखा है ना, तो ए प्लस बी नॉर्मल सम दे रखा था अपन को, डेट इज कॉल्ड 18। एक अपन को दे रखा था कि जो रिजल्टेंट है डेट इज कॉल्ड 12 न्यूटन, और साथ ही दे रखा था कि जो ये रिजल्टेंट है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। डेट इज में हमारे को अल्फा इजिकल टू 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अल्फा आया आर आया तो कहीं ना कहीं ये दो फॉर्मूलेस और यूज़ होंगे, रिजल्टेंट का भी और अल्फा का भी। तो अपन और अगर थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो इस बार रफली डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कुछ अपन को ऐसा दे रखा था, एक ए है, एक बी है, एक रिजल्टेंट है। तो ये डेट इज कॉल्ड अल्फा 90 डिग्री दे रखा था, और रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी दे रखी थी अपन को 12। तो ठीक है, एक बार फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाऊं या 10 अल्फा का लगा देता हूँ पहले। तो 10 अल्फा अप्लाइड करता हूँ तो 10 अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, बी साइन ये थीटा एंगल है पर अपन को पता नहीं है तो जस्ट ऐसे रख देते हैं। डेट इज कॉल्ड ए प्लस बी कॉस थीटा। अभी देखा अल्फा एंगल 90 डिग्री दे रखा है, और जब 90 डिग्री एंगल दे रखा हो 10 मीन्स दैट इज कॉल्ड अल्फा इज इक्वल टू 1090। 1090 को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो ये इधर मल्टीप्लाइड, ये 0 से मल्टीप्लाइड। तो आंसर, क्योंकि 1090 का मतलब क्या होता है, इन्फिनिट। अभी क्वेश्चन करा कि हटाऊं एक जगह पर, रिमेंबर भी रहना चाहिए। तो बचा कितना अपने पास, a प्लस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, क्योंकि इधर 0 इधर 1 है। तो डेट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये ले लेता हूँ। अब लेता हूँ रिजल्टेंट को। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला वापस डायरेक्ट आर स्क्वायर वाला अप्लाइड कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये अप्लाइड कर रहा हूँ। दैट इज कॉल्ड थर्ड इक्वेशन। तो 12 का स्क्वायर, 12 न्यूटन दे रखा है, तो 12 का स्क्वायर, और ये तो अपन को पता ही नहीं है, डेट इज कॉल्ड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब आगे कैसे बढ़ते, क्योंकि थीटा की वैल्यू तो पता ही नहीं है अपन को, पर अपन को पता लगा कि अपन यहाँ से चाहे तो मैं कॉस थीटा की वैल्यू हटा दूँ तो यहाँ पर माइनस का a अपॉन बी आता है, या फिर डायरेक्टली बोल दूँ ए बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस का a। तो मीन्स ये तो हो जाता है 144 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, और इस पूरे की जगह मीन्स कॉस थीटा की वैल्यू मान ले चाहे आप कि मैं कैसे लेता a माइनस बी, तो b से b कैंसिल हो जाता ना, तो बचता तो माइनस का a ना, या फिर मैंने b कॉस थीटा की वैल्यू रख दी माइनस का a। तो 144 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई ना मेरे पास। दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 4। ए और बी निकालना था, करें क्या, तो अपने पास ये इक्वेशन दे तो रखिए, a प्लस बी बराबर 18। तो मैं यहाँ से किसी की भी एक वैल्यू को रिमूव कर देता हूँ। तो सपोज करो मैं a की वैल्यू को रिमूव कर देता हूँ, तो मैं फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट से मैं अगर ए की वैल्यू बोलूँ तो डैट इज कॉल्ड 18 माइनस बी, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूँ तो 144 इक्वल्स टू 18 माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2a स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाती है अपने पास। और इस a की जगह भी अपन को क्या रखनी होती, ये वैल्यू, वैसे a की वैल्यू आ रही थी, b को रिमूव करना ज़्यादा बेटर रहता, तो हम b को रिमूव कर देता हूँ, तो डैट इज कॉल्ड a स्क्वायर मीन्स मैं यहाँ से b की वैल्यू रख रहा हूँ, तो b इक्वल्स टू कितना हो जाता 18 माइनस a, तो डैट इज़ क्वाइट ईजी, तो मैं ये रख रहा हूँ वैल्यू, मीन्स a स्क्वायर अपनी जगह है और यहाँ पर मैंने ये वैल्यू रखी होती 18 माइनस a का होल स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर। अब अगर मैं इसको थोड़ा और सॉल्व करता हूँ तो आपको दिख रहा है ये a स्क्वायर और ये तो कैंसिल होकर केवल कितना बचा हमारे पास, माइनस का a स्क्वायर, और इसको सॉल्व करता हूँ तो 18 स्क्वायर कितना होता है 324, माइनस का दोनों को 18 टू जा कितने होते हैं 36a प्लस a स्क्वायर, दैट्स ऑल, ये बचता हमारे पास, दैट इज कॉल्ड 144। अगर यहाँ पर बात करूँ तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हुआ, 324 में से 144 जाएगा तो कितना आ जाएगा 180 माइनस का, और यहाँ पे माइनस का 36a, तो 36 की टेबल में ये कितनी बार जाएगा 5 टाइम्स, तो a इक्वल्स टू कितना आ जाता 5, तो a की वैल्यू निकल गई हमारे पास 5, ये वैल्यू निकल गई। अब इस a इक्वल्स टू 5 को अगर आई एम पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो 5 रखता हूँ तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 18 13 आ जाएगी ना, तो डेट इज़ आवर आंसर। तो इस क्वेश्चन में मैंने दोनों वैल्यूज़ काम में ले ली कि कैसे सॉल्व करना है। इट मीन्स मैं अगर a की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटिंग करता मीन्स 5 प्लस b इक्वल्स टू 18, तो b इक्वल्स टू कितना आ जाता मैं 13 न्यूटन, तो डेट इज़ आवर आंसर्स जो पूछे गए थे कि क्या क्या आंसर निकलते हैं इनकी। तो मैंने करा क्या है, जो वैल्यूज मैंने अल्फा दे रखा हो तो अल्फा का फॉर्मूला लगा मैंने लगा दें, फिर बाकी अरेंजमेंट है कर कुछ और भी ढंग से कर सकते थे क्योंकि मैथमेटिक्स अप्लाइड करने के बाद सबसे सिंपलेस्ट वे में पुटिंग करने का तरीका था तो वो अप्लाइड कर दिया। डेट्स ऑल। मैथमेटिक्स वाले सब कुछ कर सकते हैं पर वो भी तो अभी जस्ट आए हैं 11th क्लास में, तो उनको भी तो समझना होगा ना कि कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाइड करना है। तो अभी तो वेक्टर लैंग्वेज है, सभी के लिए इंपॉर्टेंस है। ठीक बेटा, समझ गए ना। मैंने रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाया, रिजल्टेंट की वैल्यू रख दी, बी कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से रखी और इस तरह से मैंने सॉल्व करा। फिर मैंने बी को ए को भी हटा सकता था पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, उसकी जगह बी को रिमूव कर दिया क्योंकि दो तो ए के दिख ही रहे थे, तो बी की वैल्यू रखी और सॉल्व कर दिया क्वेश्चन को। ठीक ठीक बेटा, है ना। तो इसके दो आंसर निकल गए, मीन्स ए इक्वल्स टू 55 और बी इक्वल्स टू 13 न्यूटन निकल गया बेटा अपने पास आंसर। समझे बेटा। ठीक, तो अभी तक अपन सारे क्वेश्चन सिर्फ एडिशन पर ही करा रहा हूँ और कुछ एडिशन के क्वेश्चंस वहाँ पर भी मैंने पहले सॉल्व करा दिए थे। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा मैंने सब्ट्रैक्शन का भी टॉपिक ले रहे हैं। अपने सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ पढ़ी थी, तो इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ a प्लस बी इज R1, इफ ए एंड बी का जो रिजल्टेंट था a प्लस बी का इज R1, इफ b इज रिवर्स देन रिजल्टेंट become R2, then find R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। मीन्स हमारे को A प्लस बी का जो रिजल्टेंट है, मीन्स वो जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा है वो तो हमने एडिशन के लिए ही पढ़ा है ना, तो उनका एडिशन का या सम का जो रिजल्टेंट था वो हमको दे रखा था R1, और जब b को रिवर्स कर दिया तो रिजल्टेंट बन गया R2। तो अपन ने पूछा इनका स्क्वायर किस तरह से होगा, तो कहीं ना कहीं मैं इसको समझाने के लिए पहले एक बार नॉर्मल ले लूँ, मीन्स नॉर्मल ढंग से समझाने के लिए, डैट इज कॉल्ड A और डैट इज कॉल्ड B, और इनके बीच का एंगल कितना है थीटा। तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा, तो इनका रिजल्टेंट तो बीच में यहाँ पर आएगा ना, डैट इज कॉल्ड R1। थोड़ा डॉटेड से नोट करता हूँ तो कुछ इस तरह से पैरेललोग्राम क्रिएट कर सकता हूँ ना, डैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। तो पहले मैं ये जो इसका रिजल्टेंट दे रखा है उसका फॉर्मूला लिखूँ तो कुछ इस तरह से लिख दूंगा, R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ क्योंकि इसी में समझाऊंगा दूसरा। तो डेट इज कॉल्ड R1 का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये नोट डाउन कर देते अपन। अब क्या बोला गया क्वेश्चन में कि b को रिवर्स कर दिया गया है। रिवर्स कर दिया गया है तो कहीं ना कहीं या तो मैं इधर रिवर्स करूं या फिर इसको पूरा ही उठाकर नीचे ले आऊं ना, डेट इज कॉल्ड माइनस बी ना, a माइनस बी मीन्स ये इधर की तरफ आ गया।
ए अपनी जगह बनाओ, सिर्फ अपन ने उसको करा तो आप जानते हो इनका रिजल्टेंट तो यहाँ पर बोला जा रहा है अपन से, दैट इज कॉल्ड R2 रिजल्टेंट हो गया। और एंगल मैंने कहा था हमेशा इधर वाले को अपना एग्जैक्ट मानते हैं, तो इस पूरे को 180 मानूं तो ये एंगल अब ए और बी के बीच में एंगल कितना रह गया होगा, 180 माइनस थीटा रह गया होगा ना बेटा अब एंगल, क्योंकि मैंने इसको जस्ट रिवर्स कर दिया। तो पूरा एंगल 180 डिग्री का, तो 180 में से थीटा माइनस करूँगा तो वही तो मेरा एंगल क्या कहलाएगा, ये नीचे वाला एंगल कहलाएगा। तो इसका मतलब था, और ये रिजल्टेंट हमारा R2 था। तो अगर मेरे को अब R2 निकालना हो तो R2 का स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, पर एंगल की जगह क्या लगाना पड़ता, 180 माइनस थीटा अप्लाइड करना पड़ता ना, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन सेकेंड। अब इसको थोड़ा सा मैं अरेंज कर सकता हूँ। आप सबको पता है कि जब 180 में से माइनस करते हैं कॉस के लिए तो नेगेटिव आ जाता है, और ये इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको रिमेंबर रहने लग जाएगा, दैट इज कॉल्ड कॉस थीटा, दैट्स ऑल। ये भी इक्वेशन नंबर सेकेंड ही है कि इसको सिंप्लीफाई करा है बस मैंने बेटा थोड़ा सा आगे। अब बोला क्या गया, दोनों का एडिशन ही तो करना है, इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को ऐड कर दूँ। तो मैं जैसे ही इनको ऐड करता हूँ तो जो इसका LHS साइड है वहाँ पर तो R1 R2 का स्क्वायर हो गया, ये दोनों ये सब ऐड होना चालू हो गया, पर डेट्स आर कैंसल्ड, प्लस 2AB cos थीटा माइनस 2AB कैंसल्ड हो गए, A 2 टाइम्स आ रहा है, B 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसका मतलब में 2A स्क्वायर और 2B स्क्वायर, डेट इज आर आंसर ना, 2 कॉमन ले लूँ तो डेट इज कॉल्ड A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाता, जो पूछा गया था अपन से वो हमारा आंसर हो जाता बेटा। नोट डाउन करो, नेक्स्ट देख रहे हैं बेटा अपन क्वेश्चन। ठीक बेटा, अगला देख रहे हैं अपन, है ना, नॉर्मल क्वेश्चन था, बस रिवर्स को समझाया कि अपन सब्ट्रैक्शन का भी यूज़ कर रहे हैं। रूट नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस में बार बार में रूट लगाएंगे फिर हटाएंगे, तो उसकी जगह मैं सीधा स्क्वायर रूट को बोथ साइड स्क्वायर करके लिख रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा अपन। नेक्स्ट में एक बार ट्राइंगल लॉ की प्रैक्टिस करा देता हूँ, ट्राइंगल लॉ भी, जिससे रिमेंबर में रहे ट्राइंगल लॉ किस तरह से दे रखा है, प्रूव डेट कर रहे हैं, नॉर्मली नहीं आता पर ट्राइंगल लॉ की प्रैक्टिस रहे उसके लिए क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो अपन को दिया गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो, इफ इन ए गिवन पैरेललोग्राम प्रूफ, तो अपन को एक पैरेललोग्राम दे रखा है, पहले मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दूं जिससे कुछ प्रूफ डेट को शो कर सकूं कि एक पैरेललोग्राम दे रखा था अपन को और दो डायगोनल्स दे रखे थे अपन को कुछ इस तरह से, और नेमिंग थी अपने पास ABCD, डेट इज़ द नेमिंग, और एरोज़ की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तो कुछ इस तरह के एरोज़ दे रखे थे, एक एरो इधर, 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 ऐसे अपन को एरो दे रखे थे। प्रूफ करने के लिए बोला गया अपन से कि जो दो डायगोनल्स है मीन्स डेट इज कॉल्ड AC वेक्टर, वेक्टर की फॉर्म में ही है, BD वेक्टर इक्वल्स टू 2BC वेक्टर के बराबर आएगा, ऐसा प्रूफ डेट करने के लिए बोला गया। और एक प्रूफ डेट करने को बोला गया कि अगर AC वेक्टर माइनस BD वेक्टर निकालते हैं आप आंसर, तो आंसर आएगा 2AB, ऐसा प्रूफ डेट करने के लिए बोला गया था। ठीक है, ट्राइंगल लॉ से सॉल्व करना चालू किया। तो अपन ने सबसे पहले मैंने इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर मैं इसका LHS लेता हूँ, डेट इज कॉल्ड कितना था अपने पास, AC प्लस BD। ठीक है, AC वाले कॉलम पर जाऊँ तो AC, इस वाले डायगोनल की बात हो रही है, तो एक एरो ये रहा, एक एरो ये रहा, तो इन दोनों का सम ही तो AC के बराबर होगा एज ए ट्राइंगल लॉ। तो इट मीन्स में इसकी जगह क्या लिख सकता था, AB प्लस BC, ये लिख दिया ना, इन दोनों का सम साइक्लिक है, तो ये जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे थर्ड साइड से अपोजिट ऑर्डर में दिया जाएगा। ठीक है, अब BD को देख लें अपन, B से D। अब अगर मैं इसको रिजल्टेंट मानूं तो ये एरो एक साथ जा रहे हैं, तो इट मीन्स मैं यहाँ पर क्या लिख सकता था, BC प्लस CD। ठीक है, यहाँ तक आ गया हमारे पास एरो। थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते तो हमारे को दिख रहा था कि जो BC जो प्रूव डेट कह रहा है 2BC तो आ गया, पर हमारे पास एक AB बचा हुआ है अभी तक और एक CD बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आकर एक सेकंड के लिए रुके, फिर हमने कुछ एरोज़ देखे, AB इधर जा रहा है तो CD इधर जा रहा है, मीन्स दोनों इक्वल तो हैं पर अपोजिट डायरेक्शन, पैरेललोग्राम की साइड्स तो बराबर होती है ना, पर डायरेक्शन की तो इंपॉर्टेंस है वेक्टर में, जो समझाए भी सही। तो इट मीन्स यहाँ पर आकर हम रुके जरूर, पर हमारे को पता लगा कि जो AB है
ये जो सी डी है वो माइनस सी डी के बराबर है ना, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन आ रही है, तो किसी को भी एक को नेगेटिव बोल सकता था। तो इट मीन्स मैं सी डी की जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस का ए बी। तो इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ तो कुछ हद तक ये लिख सकता था 2BC, LHS सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पर ए बी तो लिखा हुआ ही है, पर मैं सी डी की जगह लिख सकता था माइनस का ए बी। तो माइनस ए बी से ए बी क्या हो गए, कैंसिल। तो मैं प्रूव डेट कितना आ गया, BC, और यही हमारे को प्रूव डेट करना था। कुल मिलाकर मेरे को केवल इतना समझाना था कि आप ट्राइंगल लॉ रिमेंबर रख सके मैं कैसे अप्लाइड कर रहा हूँ, डेट्स ऑल। तो ये अपना क्वेश्चन हुआ। अगर सपोज करो अपन को सेकंड सॉल्व करना होता तो अपन ने इसका LHS ले लिया होता, मीन्स AC माइनस BD। ठीक है, वापस वैसे ही अप्लाइड करा होता अपन ने AC मीन्स AC, ये रखनी है वैल्यू। तो अपन क्या करते, इन दोनों का सम कर देते ना बेटा। तो डेट इज मीन्स AB प्लस BC, इन दोनों का अपन ने ऐसे लिखा होता AB और BC, फिर माइनस का साइन, और यहाँ पर क्या लिख दिया होता, मेरे को क्या निकालना था, BD, ये निकालना था। तो ये और इनका सम ही तो इसके बराबर हो रहा होगा। तो BC प्लस CD, ये लिया होता ना बेटा, BD की जगह रख रहा हूँ, BD की जगह रख रहा हूँ ये, और ये तो अपोजिट जा रहा है ना बेटा ट्राइंगल लॉ से, तो ये लिख दिया होता। ये आप समझ लिया था आप लोगों ने, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो BC से BC क्या हो जाएंगे, कैंसल्ड, है ना बेटा। साइन कन्वेक्शन इतना समझते हो बेटा, इस पर नेगेटिव आएगा और इस पर भी नेगेटिव आएगा, तो ये तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल्ड आउट हो गए। तो बचा क्या मेरे पास, माइनस का CD बचा ना। और फिर इतनी सी बात तो अब नॉर्मल सी थी कि जो AB में प्रूव डेट देना था तो अपन को दिख रहा था जो CD है वो AB के अपोजिट एरो के साथ जा रहा है, जो मैंने अभी यहाँ पर केस लिख रखा था, ये वाला केस। तो इस तरह से मैंने ये AB तो लिखा हुआ ही था, पर CD क्या है, इसके नेगेटिव के बराबर है ना, तो माइनस का AB कर दिया होता। तो इस तरह से अपने पास इसका आंसर आ चुका होता, डेट इज कॉल्ड 2AB। ये हमारे पास आंसर हो जाता बेटा, है ना, मीन्स हेंस प्रूव्ड। तो मैंने एक तरह से ट्राइंगल लॉ को भी समझाया कि उनको करना कैसे है, समझे, समझ गए ना बेटा। अब थोड़ा सा डिफरेंट माने टॉपिक्स यही है, पर कैसे क्वेश्चंस चेंज हुए वो अपन देख रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन कर रहे हैं, पर लग एडिशन लॉ ही रहे। तो अपन को कुछ ऐसा दिया गया क्वेश्चन के अंदर, स्टार्ट कर रहे हैं ना कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस। तो अगर अपन मैं बात करूं क्वेश्चन के अंदर कि हमको बोला गया इफ़ A प्लस B मॉडुलस में दिया गया इक्वल्स टू A माइनस B के इक्वल्स टू है, A प्लस B इक्वल्स टू A माइनस B, देन फाइंड एंगल बिटवीन दैम, मीन्स A और B के एंगल बिटवीन A एंड B के बीच में हमारे को एंगल फाइंड आउट करना है। तो कैसे करते हैं अपन लोग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड दे रखे थे। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस हो सम के लिए और माइनस के लिए, तो आप क्या करेंगे, रिजल्टेंट का बोथ साइड स्क्वायरिंग करके फॉर्मूला लगाएंगे। नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं, ऐसे करके लगाएं, पर उससे अच्छा है कि मैं ऐसे डायरेक्ट बताता हूँ कि अपन चलो ठीक है। तो इसके लिए आप फॉर्मूला लगाते तो क्या लिखते, A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। और इसके लिए तो अब सब्ट्रैक्शन लॉ पढ़ चुके हैं ना कि 180 माइनस करते हैं, इट मीन्स A² प्लस B² माइनस का 2AB cos थीटा कर देता ना। अब बोथ साइड से अगर मैं रूट हटाता हूँ तो स्क्वायरिंग कर सकता हूँ ना, तो पूरा रूट अपने आप रिमूव हो जाएगा, इधर से भी और इधर से भी। तो यहाँ पर रहेगा क्या रिमेनिंग, A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा इक्वल्स टू A² प्लस B² माइनस का 2AB cos थीटा। नाउ A² से A² क्या हो गया, कैंसिल्ड। A ने A को मारा, B ने B को कैंसिल करा, तो बचा क्या हमारे पास, ये और ये वाली टर्म, इसको उधर ले जाता हूँ तो डेट इज कॉल्ड 4AB cos थीटा इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ें हटा दी मैंने, तो डेट इज कॉल्ड 0। सब ये डेट इज कॉन्स्टेंट, इन कॉन्फिशिएंट से नीचे ला सकता था, तो cos थीटा अगेन 0। तो cos थीटा की तो 90 के लिए वैल्यू होती है ना, इट मीन्स कि जो थीटा होता है वो हमारे पास 90 डिग्री आ जाता, डेट इज आवर आंसर। तो ये हमारा आंसर हो जाता। जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, आई थिंक समझ गए होंगे। इसी क्वेश्चन में एक चीज़ इंक्लूड कर देता हूँ, फिर सॉल्व करते हैं क्या होता। सपोज करो उनको बोला होता सब कुछ यही था, पर इस जगह पर उन्होंने साइन लगा दिया था n, √3 कभी कुछ भी रख देते हैं वैल्यू, मैंने n लगा दिया n,
और फिर अपन से वैल्यू पूछी होती है कि फाइंड आउट करके दिखाओ। तो ठीक है, अपन कैसे करते, तो इस बार वापस सॉल्यूशन वैसे की वैसे स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन कि अपन को बोला था कि n टाइम्स है, या तो टर्म्स में बोल दिया था कि जो उसका सम है वो उसके सब्ट्रैक्शन के n टाइम्स के इक्वल से मैग्नीट्यूड में। तो a और b का एंगल फाइंड आउट करो, तो मैं यहाँ पर कहीं पे n रख दूँ। फिर आपको पता है कि ये फॉर्मूला सॉल्व करता तो यहाँ पर n आ जाता। फिर जब मैंने स्क्वायरिंग करी होती तो यहाँ पर थोड़ा सा इनको वापिस रफ करके थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ, क्योंकि इस बार शायद कटेंगे नहीं अपने पास। तो डेट इज कॉल्ड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या होता हमारे पास, तो ये एन स्क्वायर हो जाता ना, और बाकी ब्रैकेट वही चल रहा होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस की टर्म्स चल रही होती, मीन्स इसका स्क्वायर हो चुका होता। बस इस बार थोड़ी सी अरेंजिंग ज़्यादा हो जाता, इस बार ये एन स्क्वायर, ये माइनस का एन स्क्वायर, इस तरह से मल्टीप्लाइड हो जाते। तो मैं सारी जो ये वाली टर्म्स है सबको एक तरफ कलेक्ट कर देता हूँ, उनको उधर कलेक्ट कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको उधर ले जाता हूँ तो 2ab कॉस थीटा पहला ही था, ये नेगेटिव से एन स्क्वायर से मल्टीप्लाइड होता, उधर जाता, तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू 2n स्क्वायर ए बी कॉस थीटा हो जाती है हमारे पास। माइनस है तो प्लस हो जाता, इक्वल्स टू अब इधर ले रहा हूँ, तो एन स्क्वायर वाली टर्म्स तो इधर है ही सही, एन स्क्वायर ए स्क्वायर, एन स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये दोनों टर्म्स इधर आ जाती है, डेट इज कॉल्ड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ही कुछ ऐसे टर्म्स आ जाती है। इनमें से क्या कॉमन दिख रहा है अपन को, तो इसमें से कॉमन दिख रहा है हमारे को 2ab कॉस थीटा। तो अगर मैं ये सब कॉमन ले लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या दिख रहा है मेरे को, सिर्फ एन स्क्वायर प्लस 1 ये नजर आ रहा है। इधर बात करूँ तो इनमें से क्या कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों में से अगर मैं बात करूं, इनमें से कॉमन लेता हूं तो डेट इज कॉल्ड ए स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट आता है एन स्क्वायर माइनस 1। इनमें से कुछ कॉमन लेता हूं, मीन्स बी स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो डेट इज कॉल्ड एन स्क्वायर माइनस 1। इन दोनों में से कॉमन लेता हूं, अब इन दोनों में से भी तो कॉमन दिख रहा है, डेट इज कॉल्ड एन स्क्वायर माइनस 1। अगर कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये टर्म तो हमारे पास चली रही थी इस जगह पे टर्म्स, तो डेट इज कॉल्ड 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस 1। ये आंसर चल रहा था। फिर इस ब्रैकेट को पूरे, अब कॉस थीटा तो सॉल्व करना है, तो मैं कहीं ना कहीं ये वैल्यू को नीचे लाके सॉल्व कर सकता था ना। कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना आया था हमारे पास, एन स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में नीचे टर्म्स कितनी आ रही है हमारे पास, 2ab। ठीक बेटा, तो बस इसके बाद मैंने इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करते तो अपन यहाँ पे और क्या आ जाता हमारे पास, एन स्क्वायर प्लस 1, ये वाली टर्म नीचे आ जाती है ना, तो ये एंगल हो जाता हमारे पास। पर अब क्योंकि ये तो ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है ना, तो ज़रूर इस क्वेश्चन में जो अपने आया हुआ भी है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा होता, ए और बी के मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो अगर अपन को ये गिवन और होता कि इफ़ ए इक्वल्स टू बी है, मीन्स मैग्नीट्यूड वाइज, तो अपन स्टार्टिंग में ही यहाँ पर a और b अगर मैं आज यहाँ पर रखता हूँ तो आप देख रहे हो ना, a का स्क्वायर प्लस इसको भी a स्क्वायर कर दूँ तो ये 2a स्क्वायर हो गया ना, और नीचे भी ये a हो गया। तो अगर ये कंडीशन और दे दी जाती तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कॉस थीटा ये 2a स्क्वायर हो जाता, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाता, तो एंगल सिर्फ यही रह जाता ना बेटा हमारे पास। दैट्स आर आंसर, ये हमारा आंसर हो जाता। पर आंसर तो ये भी है, जब कुछ नहीं दे रखा, क्वेश्चन है तो वहीं पे सॉल्व कर दिया अपन ने, जैसे दे रखा था तो वैसे ही अपन ने अरेंज करते गए। अगर अपन को ये दे दिया होता a इक्वल्स टू बी, तो अपन ने शुरू में ही b की जगह भी क्या रख दिया होता, a सब जगह रखते तो ये कैंसिल्ड होते हुए चले जाते ना, मीन्स ये वाले ब्लॉक जब कैंसिल्ड हो जाते तो हमारे लिए पहले ही कट हो जाते। पर अगर अपन को बाद में कहीं एक और क्वेश्चन बनाकर दे रखा होता, जैसे ऐसे और में दे रखा होता है, तो अपन ने अलग से इनकी वैल्यूज रखी होती, तो यहाँ पर वैल्यूज रखी होती, उससे आंसर निकाल लिया होता। ठीक बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, ठीक है ना। सब अब थोड़े से डिफरेंट तरीके ही देख रहे हैं कि कैसे करते अपन। ठीक है, एक नॉर्मल क्वेश्चन और ले रहे हैं। द रिजल्टेंट ऑफ a plus b and a minus b is under root 3a square plus b square. Then find angle between a and b
ये दिया जाता, मीन्स अपन को रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी और ए माइनस बी का रिजल्टेंट कह रहे हैं। तो अगर कुछ हद तक अपन डायग्राम से थोड़ा शो करने की कोशिश करूँ तो कुछ ये कह रहे हैं कि एक ए प्लस बी है और एक ए माइनस बी है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो हमारे को ये मिल रहा है, डैट इज कॉल्ड अंडर रूट 3a² प्लस बी स्क्वायर, और फाइंड आउट करना है थीटा। एक रफली डायग्राम जो ऑलवेज बनाना चाहिए। तो ठीक है, अपन ने वही रिजल्टेंट का फॉर्मूला अप्लाइड करा। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अपन बात करें तो वही a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, बस यहाँ पर वैल्यू रख के चले गए। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, ए बी से दे रखा था तो मैं ठीक है जैसे लिखा हुआ है तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था। अब अगर अपन यहाँ पर कोई वैल्यूज़ रखना चाहता हूँ तो इसका स्क्वायर करके रख दूँ, इसकी जगह रूट की जगह, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब मैं स्क्वायरिंग करूँगा तो डेट इज स्क्वायर, इस पर से रूट हट जाएगा। तो ये भी तो रूट में दे रखा है तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3a² प्लस बी स्क्वायर, ये तो मैंने रूट हटा दिया इसका स्क्वायर करके, क्योंकि दैट्स ऑल। मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ ना, r² इज इक्वल टू a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। पर ये कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है, डैट इज जस्ट ए फॉर्मूला। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब करूँ क्या, यहाँ पर a की जगह क्या दे रखा है, a प्लस बी, और b की जगह क्या रखना पड़ेगा, a माइनस बी रखना पड़ेगा ना अपन को। तो डैट इज मीन्स ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना जो इसको a b से डिस्क्राइब करा था, पर इस बार तो वो जो a b देते थे उसकी जगह a प्लस बी और a माइनस बी दे दिया ना, तो उनको वैसे लिखना पड़ रहा है। तो अगर मैं r की बात करूँ तो यहाँ पर दे रखा है 3a² प्लस बी स्क्वायर, रूट का होल स्क्वायर ही तो होगा, और यहाँ पर a की जगह क्या रख देंगे अपन, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। वो तो स्टैंडर्ड a था ना, पर a का मतलब तो a प्लस बी है ना, तो यहाँ पर a प्लस बी रख दिया होता अपन ने, और a माइनस बी रख दिया होता, क्योंकि b की जगह a माइनस बी, और डैट इज कॉल्ड कॉस थीटा। ये आ रहा होता अपने पास। अब इसको सॉल्व करता हूँ तो ये रूट डिसअपेयर हो जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर। इनको सॉल्व करता हूँ तो आप समझते होंगे थोड़ा सा, अगर इनको देखें तो वो 2ab वाली कंडीशन कैंसिल आउट होगी। तो यहाँ पर बचेगा a² इसका, एक स्क्वायर इसका, एक b स्क्वायर इसका, एक b स्क्वायर इसका, तो डेट इज कॉल्ड b स्क्वायर। पर यहाँ पर आता प्लस 2ab और इसमें आता माइनस 2ab, जो एक दूसरे को कैंसिल कर देते। और इस पीछे वाले बैक की बात करो तो कहीं ना कहीं इक्वेशन बन रही है a² माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा। अब अगर मैं इस टर्म को उधर की तरफ ले जाता हूँ तो आपको दिख रहा है ना, 3a में से जाएगा तो a² रिमेनिंग रह जाएगा, और 2b में से b² जाएगा तो माइनस का b² रह जाएगा, और इक्वल्स टू यहाँ पर कितना आ रहा है, 2a² माइनस b² कॉस थीटा। तो इधर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो कैंसल आउट हो रही है ना, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू आ कितना रहा है हमारे पास, सिर्फ हाफ, और हाफ किसकी वैल्यू होती है, किसकी होती है वैल्यू, 60 डिग्री की। इट मीन्स कॉस थीटा इक्वल्स टू, कॉस 60 की वैल्यू थी तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, 60 डिग्री आंसर आ गया हमारे पास। डेट इज द आंसर, ये हमारा आंसर हो गया बेटा, है ना। तो मैंने ये वैल्यूज़ को बस हल्का सा चेंज करा कि इस तरह का रिजल्टेंट दे रखा हो तो हम पूरा ही तो रखेंगे, रिजल्टेंट की जगह रिजल्टेंट रखा, पर फॉर्मूले की a की जगह तो इस बार a प्लस बी है और यहाँ पर a माइनस बी दे रखा, तो अपन ने ऐसे ही सॉल्व किया क्वेश्चन को। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं जिसके अंदर अपन फिर एक और कुछ डिफरेंट तरीका क्वेश्चन देख रहे हैं कि कैसे एंगल्स निकालने चाहिए अपन को। तो सपोज करो अपन को गिवन था, इफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल्स टू c वेक्टर, एंड एक तो ये गिवन था एंड सेकंड गिवन था a² प्लस b² इज इक्वल टू c², देन फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। ये बोला गया a और b के बीच में एंगल निकालो, जबकि अपन को कुछ इस तरह की कंडीशन दे दी गई थी। ठीक है, एक हिंट तो यहाँ पर दे रहा हूँ, फिर जब कांस्टेंट वाली वैल्यूज लिखूंगा तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, सबसे पहले अपन ने ये लिया और यहाँ पे एक टर्म यूज़ करने वाला हूँ कि जब भी आपसे ये बोला जाए क्वेश्चन के अंदर कि एंगल्स निकालने ए और बी के बीच में, ए बी सी दे रखा है, तो जिसके बीच में एंगल बोला जाए उनको आप लेफ्ट हैंड साइड में रख दें, यहाँ पर पहले से लेफ्ट हैंड साइड में, फिर बोथ साइड स्क्वायरिंग करें, बोथ साइड्स स्क्वायरिंग करें। तो बोथ साइड्स जैसे मैं स्क्वायरिंग करता हूँ तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा,
और दिस साइड सी का होल स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड होल स्क्वायर। अब क्योंकि मैंने जब थ्योरी पढ़ाई थी तो आपको बताया था किसी वेक्टर का जब स्क्वायर होता है देन इट्स कन्वर्ट इनटू वेक्टर क्वांटिटी, ये सॉरी स्केलर क्वांटिटी जब भी स्क्वायर होता है। तो जब मैं ए का स्क्वायर करूंगा ए वेक्टर का, तो नाउ आई कन्वर्ट इनटू ए, जस्ट ए स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था। इधर बात करता हूं तो बी का स्क्वायर, तो ये भी मैंने बिना वेक्टर के लिख दिया, पर मैं अब मल्टीप्लाइड करता हूं तो ए डॉट बी आएगा और दैट इज कॉल्ड सी स्क्वायर। अब ए डॉट बी को क्या लिख सकते हैं हम, ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाइड किया अपन ने। ठीक है, इसको तो वैसे यहीं अरेंज करना पड़ता है, अगर कंडीशन नहीं दी जाती सिंप्लीफाई करने के लिए तो हमको दे रखा था a प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। इट मीन्स इस गिवन वैल्यू से मैं अगर यहाँ पर c की वैल्यू रख देता हूँ तो इट्स क्वाइट ईजी ना, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और यहाँ पर सी स्क्वायर की जगह क्या रख दूँ, जो एक और कंडीशन दे रखी थी हमारे को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रख दो। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, सो हमारे पास केवल क्या बचा 2ab कॉस थीटा। 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 0। फिर बिल्कुल वैसे सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया, कांस्टेंट नीचे 0, ये वैल्यू किसकी होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है। तो इस तरह से हमारे पास थीटा इक्वल्स टू आ गया 90 डिग्री। दैट इज द सॉल्यूशन कि जब इस तरह के वैल्यूज दी जाएं तो कहीं ना कहीं जो वैल्यूज आपको विदाउट स्क्वायर कुछ दिखनी हो तो आप उनका यूज़ करें और उससे सॉल्व कर डालें आप क्वेश्चन। ठीक, अब इसी पैटर्न को याद है, मैंने मेन था ये, यहाँ पर भी स्क्वायर था पर ए डॉट ए, क्योंकि मैंने आपसे कहा था रोटेशन मोशन के अलावा कहीं पर भी अगर आपको इस मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा यू ऑलवेज यूज डॉट, और वहाँ पे बता दिया था मैंने आपको ए डॉट ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर होता है, और वहाँ पर समझाया था कि वेक्टर क्वांटिटी किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्क्वायर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाती है, स्केलर में कन्वर्ट हो जाती है। मैंने देखो रूट स्क्वायर वेक्टर की क्वांटिटी को हटाया है बेटा, सिर्फ यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ए लिखा रखा है, बी लिख रखा है, जो स्केलर को डिनोट करती है वेक्टर के चैप्टर में। आई होप समझ गए होंगे, और एक और क्वेश्चन अभी समझ ही रहे हैं अपन, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, फिर रब करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन लोग कि अपन को इसी तरह था पर आपके वैल्यूज़ दे दी गई अपन को, तो कैसे करते हैं। अपन को बोला गया ये कि इफ़ ए इज इक्वल टू, चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी दे रखा था, वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड सी का मैग्नीट्यूड जो था आर 5,4 एंड 3 न्यूटन। यूनिट माने नहीं माने कुछ भी चीज़ ले लें। देन फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड सी। थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ पर डिजिट्स ली है तो क्वाइट इजी, जो इससे पहले का समझने में आसानी रहेगी। अब देखो एंगल बी सी का नहीं पूछा, जैसे अपन पहले कर लिया था वो ए प्लस बी, यहाँ पर पूछा है ए और सी का, तो जिसका भी एंगल पूछे उसको आप एक तरफ कलेक्ट कर लें, कहीं पर भी लेफ्ट या राइट साइड। तो ये मैंने लेफ्ट साइड कलेक्ट करा और यहाँ पर बी रख दिया। डैट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ दिस, जिसका एंगल पूछा जाए उसको आप इस तरफ रख लें, डैट इज़ द रूल फॉर वेक्टर्स। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें। अब मैं जैसे ही बोथ साइड स्क्वायरिंग करता हूँ तो आपको फिर वही जो भी हमने क्वेश्चन करके हटे, ए का स्क्वायर प्लस बी मीन्स स्क्वायरिंग कर रहा हूँ इक्वल्स टू बी का स्क्वायर। तो अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि जैसे किसी का स्क्वायर करते हैं इस कन्वर्ट इनटू स्केलर क्वांटिटी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस का साइन आ रहा है, माइनस का 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्योंकि डेट इज द रूल, जब भी मल्टीप्लाइड आएगा डॉट लगेगा, मल्टीप्लाइड आएगा डॉट लगेगा, प्लीज रिमेंबर। और यहाँ पर करूँ तो डेट इज कॉल्ड बी स्क्वायर। डेट्स ऑल, बस अब कंप्लीट होने वाला था क्वेश्चन। थोड़ा सा और अरेंज कर दूं क्योंकि मेरे को मैग्नीट्यूड में वैल्यूज रखनी है और यहाँ पर मैंने मैग्नीट्यूड्स में वैल्यूज रखनी है, और ये अभी तक भी वेक्टर बना हुआ है, तो अपने डॉट प्रोडक्ट से यहाँ पर कर दिया होता ए सी कॉस थीटा इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब डेट इज इनफ, बस अब मेरे को सब चीज़ें स्केलर में थी, स्केलर में वैल्यूज़ दे रखी थी, मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ रख दी थी। डेट इज कॉल्ड 5 का स्क्वायर, सी का मतलब था 3 का स्क्वायर, माइनस का 2, 5, 3 कॉस थीटा इक्वल्स टू बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 का स्क्वायर। डेट्स ऑल, बस इसका सॉल्यूशन करना था। 25 प्लस 9 माइनस का ये कितने हो गया 15 और माइनस 30 कॉस थीटा इक्वल्स टू 16।
ये इस बस बाकी जब सॉल्यूशन था तो आप जानते हैं 25 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे। मैं इसको इधर की तरफ ले जाऊँ तो डेट इसको उधर की तरफ ले जाऊँ तो डेट इज कॉल्ड 30 cos थीटा इक्वल्स टू 25 और 16 माइनस करूँगा तो कितने बचेंगे 9 और 9 और 9 18 तो डेट इज कॉल्ड cos थीटा इक्वल्स टू इनको भी कैंसिल करता हूँ डेट इज कॉल्ड 6 की टेबल से चले जाएंगे तो डेट इज कॉल्ड 3/5 तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाता cos इनवर्स 3/5 दैट इज़ द वैल्यू। ठीक बेटा, तो अभी जितने भी क्वेश्चंस करे अपन ने इसके बाकी अपन फिर आगे कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारे भी करने बाकी हैं। तो मेरे ये 6th लेक्चर में जिसमें अपन ने न्यूमेरिकल से स्टार्ट करें तो कुछ बेसिक्स से तो ये करवाए और साथ में ही मैंने अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी चैप्टर में तो बेटा आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं मेरे को या व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेज सकते हैं 9352644365 पर बेटा क्वेश्चन भेज सकते हैं। कोई सा भी क्वेश्चन भेजना हो आपको, है ना बेटा। गुड बाय बेटा, है ना। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। गुड बाय बेटा, बेस्ट ऑफ लक।